डार्विन के रूल के बारे में आपने सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज की दुनिया में नियो डार्विनिज्म भी उतना ही रिलेवेंट है, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस में। नियो डार्विनिज्म, सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट। अगर आप सभी की कहानी में अच्छे हैं तो पता नहीं कैसे अच्छे हैं, बिकॉज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या फिर आपके आसपास देयर इज अ कंपटीशन, और ऐसे में राइज होने से इनसिक्योरिटी लाजमी है। और कौन ऊपर जाएगा ये डिपेंड करेगा कि आपकी पॉलिसी कैसी है। जरा आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल पॉलिसी कंटेक्स्ट में। पीस एंड लव, ये तो देखिए ऑब्जेक्टिव है। जब तक हार्मनी नहीं होगी, पीस नहीं होगा, तब तक ग्रोथ संभव नहीं है, राइट? ऑब्जेक्टिव है ये कोऑपरेशन, क्योंकि हम सब कुछ खुद नहीं कर सकते, मैसिव ग्रोथ खुद नहीं कर सकते। वी नीड कोऑपरेशन फ्रॉम डिफरेंट नेशंस, वी नीड स्टेबिलिटी एज वेल। अगर आप देखिए रशिया यूक्रेन में क्राइसिस हुआ तो कितने सारे देशों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, राइट? तो वी नीड पीस। लेकिन स्ट्रेटेजी फॉर पीस, क्या जरूरी है कि शांति स्थापित करने के लिए केवल शांति ही एक रास्ता है? ऐसा तो जरूरी नहीं है। यानी कि रास्ते कई हैं। रास्ते हार्ड पावर से होकर जाते हैं, सॉफ्ट पावर से भी होकर जाते हैं, शार्प पावर पर आते हैं। अब आप कहेंगे क्या है सर ये हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, शार्प पावर, फास्ट पावर? अभी हम आएंगे उन सब पर। लेकिन मुद्दा यह है, शांति स्थापित करने के लिए आपको कोर्सिव पावर का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, क्योंकि आपकी शांति के लिए भी शक्ति जरूरी है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? एक फेमस एंशिएंट स्कॉलर हुए थुसाइडस, उन्होंने कहा कि देखो, शांति अगर आप खोज रहे हो और शांति का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हो तो माय फ्रेंड गलत रास्ते पर जा रहे हो। जल्दी ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे आपके इंटरेस्ट्स। मतलब क्या हुआ? देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर शेक्स हैंड विद पावर, और सीधी सी बात है, अगर आपके पास शक्ति है ना, तभी आप सुरक्षित हैं, सीधी बात। तो अगर आपके पास शक्ति है, इतनी शक्ति है कि आपके कॉम्पिटिटर दूर दूर तक कहीं नहीं है, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर, तब क्या आपका जो प्रतिद्वंदी है, मींस योर कॉम्पिटिटर, योर राइवल्स, तो क्या वो कोशिश करेंगे आप पर अटैक करने की? नहीं करेंगे। अगर आपकी पावर में और बाकी की पावर में गैप बहुत ज्यादा है, तो आप आसपास रूल को भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। यानी कि आप जो इंटरनेशनल रूल्स होने चाहिए, जिसको सब लोग माने, उसको एनफोर्स कराने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो आप एनफोर्स भी करा सकते हैं अपने रीजन में। अगर आप ग्लोबल लेवल पर इतना पावर डिफरेंस रखते हैं तो जाहिर सी बात है ग्लोबल लेवल पे। एक्चुअली ये जो आइडिया है, ये आइडिया हमें मिलता है हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियरी में। मतलब इसके नाम पर यूएस के स्कॉलर्स ने कहा है कि देखो, यूएस के पास जब अकेले के पास इतनी पावर थी ना कि बाकी कोई कंपटीशन में नहीं था, जिंदगी आपकी दुनिया में ज्यादा आसान थी, मींस स्टेबिलिटी रहेगी। तो बात तो देखिए सही है। आप सुपर पावर को भी साइड में करिए, जो पावरफुल है उस पर अटैक आसानी से होगा नहीं, तो शांति के चांसेस बढ़ जाएंगे। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि देखो, राष्ट्र हित से ऊपर तो कुछ नहीं है, और राष्ट्र हित में कितने तरह के हित आते हैं। मींस योर नेशनल इंटरेस्ट कंप्राइजेस लॉट ऑफ इंटरेस्ट। भाई, टेरिटरी को सुरक्षित करना तो केवल एक बात है, टेरिटरी को सुरक्षित करे बैठे हो, और जो आपकी देश की जनता है उसके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी पुअर है, वो इकोनॉमिक एरिया में क्राइसिस में है, तो क्या ही कर रहे हो भाई तुम अपने पावर का? कैसे नेशनल इंटरेस्ट को आप सोच रहे हो? तो नेशनल इंटरेस्ट में टेरिटोरियल इंटरेस्ट भी है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, अदर इंटरेस्ट भी है। आप कहोगे सर अदर इंटरेस्ट क्या? इंटरेस्ट रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ योर कल्चर। अगर आपके कल्चर को डिमिनिश कर दिया जाए ना, तो दूसरे अपने कल्चर के साथ मिलाकर अपनी पॉलिटिक्स, अपनी इकोनॉमिक एडवांटेजेस को आपके देश में बेच देंगे, कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो व्हेन आई से द वर्ड नेशन, तो नेशन में टेरिटोरियल आइडेंटिटी भी है, सुरक्षित होनी चाहिए किसी भी हालत में। पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी है, जो आपका सिस्टम है, जो भारत का संविधान है, वो सुरक्षित, मतलब उसी आधार पर देश चलना चाहिए। कोई और ताकत उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ना करे, जैसे अलगाववादी ताकतें, राइट? और तीसरा कल्चरल आइडेंटिटी, ये भी बहुत जरूरी है। तो इन सब को तभी बचा पाओगे जब आपके पास बचाने लायक पावर होगी, नहीं तो कोई तरीका नहीं है। इस तरीके से दुनिया चलती है। पावर हार्ड पावर भी होती है, यानी कि मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर।
सॉफ्ट पावर भी होती है। सॉफ्ट पावर होती है पावर ऑफ अट्रैक्शन, मींस दूसरे देश इस वजह से आपको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं कल्चर में, जैसे योगा हो गया, अदर एट्रीब्यूट्स, फोक सॉन्ग्स हो गए, कल्चर के अदर स्क्रिप्चर्स एटसेट्रा हो गए। बट द पॉइंट इज, ज्यादा जल्दी काम कौन करता है? हार्ड पावर करती है। सॉफ्ट पावर भी जरूरी है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस उससे आएगा, वो इन्फ्लुएंस भी जरूरी होता है। यूएस ने अपना दबदबा जो बनाकर रखा, उसमें सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल किया, उसने हॉलीवुड का इस्तेमाल किया, उसने अमेरिकन ड्रीम को पूरी दुनिया में बेचा है, उसने अपने मॉडल को वर्ल्ड में बेस्ट बताया कि अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो अमेरिका का सिस्टम अडॉप्ट कीजिए या फिर अमेरिका आ जाइए, जिससे कि दुनिया भर का टैलेंट अमेरिका आए और फिर अमेरिका को बढ़ाने में अपना योगदान दे। स्ट्रेटेजी, हार्ड पावर का भी इस्तेमाल किया। मिलिट्री जरूरी है अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करने के लिए और अपनी देश की टेरिटरी को भी सेफगार्ड करने के लिए। दूसरों को सिक्योर करोगे तो दूसरे अपना बाजार आपके लिए खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? खोलेंगे। तो मिलिट्री पावर, इन दोनों का अगर हम सही कॉम्बिनेशन कर दें तो उसको हम कहते हैं स्मार्ट पावर। यानी कि स्मार्ट पावर में हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर का स्किलफुल डिप्लोमेसी से यूज किया जाता है, तब ये बनती है स्मार्ट पावर। तो भाई पावर की तो जरूरत है ही, राइट। और देखिए, दुनिया में जरूरी है कि आपकी पोस्चरिंग आइडियलिस्ट हो, लेकिन आपका जो एक्शन हो वो रियलिस्ट हो। आप कहेंगे सर ये तो दोहरे चरित्र वाली बात कर दी आप। दोहरे चरित्र की बात नहीं है। द पॉइंट इज, अगर आप एक्शंस में भी रियलिस्ट हैं, मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रेफरेंस से बता रहा हूं, पर्सनल लाइफ में मत लीजिएगा इसको, वो आपकी जिम्मेदारी है। फिर अगर आप आइडियलिस्ट हैं अपने एक्शंस में भी, जो कि आप हैं ऑलरेडी, आप में से कौन ऐसा है जो ये कह दे कि सर मैं सेल्फ इंटरेस्ट को नहीं मानता हूं, सर मैं तो बस सोशल इंटरेस्ट और वर्ल्ड इंटरेस्ट के लिए सर सब कुछ कुर्बान कर देता हूं सर? तो ज्यादा लंबे चलेंगे थोड़ी ना आप। तो ऐसे में जो कुछ आप दे सकते थे दुनिया को, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते थे, वो भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो ऐसे में आइडियलिस्ट होना जरूरी, मतलब दिखना भी जरूरी है। मतलब ये रियलिस्ट कह रहे हैं, देखिए समझ रहे हैं कि आइडियलिस्ट दिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप आइडियलिस्ट नहीं दिखे ना, या कुछ आपके एक्शंस आइडियलिस्ट नहीं हुए, तो सिस्टम में ऑर्डर नहीं आएगा और दूसरे जो पावर्स हैं वो इनसिक्योर हो जाएंगे। इनसिक्योर हो जाएंगे तो आपको काउंटर बैलेंस करने के लिए अपना ग्रुप बना लेंगे। तो कैसे कर पाओगे राइज? तो जरूरी है कि पोस्चरिंग में आइडियलिज्म हो और एक्शंस में रियलिज्म हो। आप कहोगे सर मतलब इंडिया तो ऐसा नहीं कर सकता सर, इंडिया तो सर पीस लविंग सर, पीसफुल एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस सर, पंचशील, और सर जवाहरलाल नेहरू जी के सर वो आइडियलिज्म, स्टेट्समैनशिप उनकी, सर हम तो देखते हैं कि पहले हम आइडियलिस्ट थे सर, अब रियलिस्ट हो गए। ऐसा आपको लग रहा होगा। अगर आपको लग रहा है ऐसा, तो एक तो होता है गलत, एक होता है सरासर। ये सरासर गलत है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? अभी मैं प्रूफ करूंगा एक एक करके। मींस मैं डोमेस्टिक एस्पेक्ट से लेकर इंटरनेशनल एस्पेक्ट में सब में जाऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जब भारत आजाद हुआ, वो टर्निंग पॉइंट था हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में, और ब्रिटेन ने हमारे यहां सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था। तो जिस समय हम आजाद हुए तो 1/6 से भी कम भारतीय शिक्षित थे, एब्जेक्ट पॉवर्टी थी, सोशल डिफरेंसेस थे। सोचिए 1/6 से कम भारतीय शिक्षित। और ये एग्नस मैडिसन जो कि कैम्ब्रिज हिस्टोरियन है, इन्हीं का डेटा बताता है कि 1700 में 1700 में 22.6% ऑफ द वर्ल्ड इनकम इंडिया का शेयर थी। वर्ल्ड इनकम में इंडिया का शेयर 22.6% 1700 में। लेकिन और उस समय यूरोप का, पूरे यूरोप का जो शेयर था वो था 23.3%। तो लगभग करीब था भाई, 1700 में तो लगभग करीब था। लेकिन फिर उसके बाद एंट्री होती है यूरोपियंस की, जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस चैप्टर में, राइट। एक के बाद एक सब आते गए और उसके बाद उन्होंने ऐसा कल्याण किया हमारा कि 3.8% रह गया। 1952 का डेटा ये एंगस मेडिसन कह रहे हैं कि 1952 में मात्र 3.8% ऑफ द ग्लोबल इनकम। तो ऐसे में मनमोहन सिंह जी अभी चर्चा में थे, तो इन्हीं के स्टेटमेंट में यहां पर कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि एक समय पर ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया वॉज क्राउन ज्वेल ऑफ देयर कॉलोनियल एम्पायर, लेकिन उन्होंने हालात क्या कर दिए इंडिया के? वन ऑफ द पुअरेस्ट एक्चुअली कंट्री इन द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय पर भारत आजाद हो रहा था, स्थिति ऐसी थी। अब सोचिए ऐसे में आइडियलिज्म को अपनाया जाए या रियलिज्म को अपनाया जाए। आप कहेंगे कि सर आइडियलिज्म को ही अपनाएंगे सर, हमने
अपनाया तो सर आइडियलिज्म को था। अभी अभी आइए एक एक करके हम सारे भ्रमों को तोड़ते हैं। जरा ये डेटा देखिए, इस ग्राफ में आपको जीडीपी पर कैपिटा दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको 1820, 1830, 1840। तो अगर आप यहां पर 1820 से इवन यहां पर देखिए 1947, 1950 के आसपास, तो 1950 तक आप देख रहे हैं कि कितना फ्लैट कर्व है, यानी कि जीडीपी पर कैपिटा लगभग इतना ही है। मतलब क्या चल रहा था हमारे देश में, हमारी टेरिटरी में, ब्रिटिश इंडिया में, कि ग्रोथ क्या थी ये। लेकिन उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो आजादी का फायदा क्या होता है कि अब जो रूल कर रहे हैं वो देश के ही लोग हैं, देश की जनता ने ही चुना है, और अगर देश की जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो हटा दिए जाएंगे। लेकिन गुलामी में ऐसा हो नहीं सकता था। और उसके बाद देखिए हमारा जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज हुआ है, राइट। जब हम आजाद हुए तो उस समय आजाद भारत में जो हमारे वित्त मंत्री बने आर.के. शनमुखम चेट्टी जी, ये उस डेलीगेशन का भाग थे जो जुलाई 1944 में मीटिंग हो रही थी ब्रिटेन वुड में, यूएसए में। ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस आने वाले समय यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के इंटरनेशनल ऑर्डर को शेप करने वाली मीटिंग थी। तो इसमें भारतीय रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। कब बता रहा हूं, जुलाई 1944, तब तक भारत देश आजाद नहीं हुआ, लेकिन ये भारतीय वहां पर मौजूद थे। इनके साथ एक और बहुत ही प्रमुख व्यक्ति थे, ही वॉज सी.डी. देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जो उसके बाद भारत के पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर बने, क्योंकि आरबीआई तो स्टैब्लिश हो गया था ब्रिटिश टाइम में, राइट। लेकिन जो भारतीय बने वो सी.डी. देशमुख। अब इन दोनों का उसमें उस समय मौजूद होना उस डेलीगेशन में, और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को ऐसे रखना कि जैसे कि हम एक बराबर के देश हैं। उस समय ब्रिटिशर्स के अधीन थे, बट ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इंडिया के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि यह बात तो क्लियर थी भाई आने वाले समय में आजादी तो मिलनी है कि नहीं। तो दिस वाज पार्ट। तो यानी कि हम आजाद होते समय इट वाज नॉट लाइक कि हम वेस्ट से बचना चाहते हैं, हम पश्चिम के हर एक व्यवस्था से बचना चाहते हैं कि नहीं अब हम आजाद हो गए तो वी नीड टू बी आइसोलेशनिस्ट। नहीं, इंडिया आइसोलेशनिस्ट तो नहीं खेलने वाला था, राइट, कि हम फेंस पे बैठ जाएंगे देखते हैं क्या होता है। नहीं, वी हैव टू बी इन द फील्ड, वी हैव टू बी ऑन द पिच। तो इंडिया वाज ऑन द पिच। सी.डी. देशमुख साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, वो था कोटाज का। यानी कि जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर डिस्कशन चल रहा था ब्रिटेन वुड में। अब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस को करवाने के पीछे दो प्रमुख शख्सियत थी, एक थे जॉन मेनर्ड कीन्स और एक थे हैरी डेक्स्टर। ये दोनों इकोनॉमिस्ट थे। अब इन्होंने जो अपने विचार रखे, तो केवल इनके विचार नहीं, इनके साथ साथ जो इतने सारे जो देश थे, प्रोमिनेंटली जो वेस्टर्न नेशंस थे, उनके जो नेता थे, उनके जो डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने सिस्टम ऐसा सेट कर रहे थे जिससे कि मेजर बेनिफिट किसको होगा, यूएस और वेस्टर्न नेशंस को होगा। तो ऐसे में सी.डी. देशमुख जी चुप नहीं बैठे, उन्होंने आवाज उठाई कि कोटा सिस्टम क्या है भैया। ये कोटा सिस्टम से तो जैसे ही भारत आजाद होगा तो आजादी के बाद हमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहां पर रखने का, किसी भारतीय को वहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पहुंचाने का भी पावर नहीं रहेगा आईएमएफ में। तो इस तरीके से तो आप दुनिया के जो ट्रेड एंड सेटलमेंट सिस्टम होगा उसको शेप कर रहे होंगे, और अंतरराष्ट्रीय ट्रेड जो है वो हर किसी को जरूरी है, लेकिन रूल आपके, चेंजेस आप कर सकते हैं, हमारा से नहीं। ये क्या बात हुई। तो उन्होंने जो अब केवल क्रिटिसिज्म नहीं था, उन्होंने तरीका भी सुझाया कि किस तरीके से आपको इस कोटा सिस्टम को चेंज करना चाहिए, जिससे कि आपके आईएमएफ के बनाने के जो प्रयास आपके चल रहे हैं इसको एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी। सी.डी. देशमुख साहब ने कहा अगर आपने केवल वेस्ट की सोची ना और ईस्ट का कोऑपरेशन नहीं मिला तो ये चल नहीं पाएगा। इससे पहले बहुत संस्थाएं ऐसी बनी और वो फेल भी हो गई। मैं बहुत संस्था मतलब मैं पीस के लिए बनी, इससे पहले लीग ऑफ नेशंस की बात कर रहा हूं। जब प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता तो कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं चल पाती। इनके लॉजिक और क्रिटिसिज्म को इवन जो जॉन मेनर्ड कीन्स थे उन्होंने भी सराहा। उन्होंने इवन पेशकश ये भी करी, जॉन मेनर्ड कीन्स ने, जो उस समय मौजूद थे उस मीटिंग में, उन्होंने कहा कि वी शुड एक्चुअली सपोर्ट सी.डी. देशमुख टू बी अपॉइंटेड एज फर्स्ट एमडी ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ को पहले एमडी जो है सी.डी. देशमुख मिलने चाहिए थे। ये जॉन मेनर्ड कीन्स ने सजेशन दिया था, राइट, क्योंकि ही वाज इंप्रेस्ड बाय द डिग्निटी, एबिलिटी एंड रीजनेबलनेस। इट वाज नॉट जस्ट कि वो क्रिटिसाइज करे थे, रीजनेबली उन्होंने अपनी नॉलेज प्रोनेस को शो किया था। लेकिन जो इनका सजेशन था जेम कीन्स का, जिन्होंने ये मीटिंग कराई थी ब्रिटेन वुड एक्चुअली कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें मेजर से था, लेकिन जेएम कीन्स की बात को साइडलाइन कर दिया गया और सी.डी. देशमुख जी को आईएमएफ का पहला एमडी नहीं बनाया गया। कौन था इसके पीछे? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था कि आईएमएफ का हमेशा एमडी
कोई यूरोपियन देश का नागरिक बने और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पहला जो बने वो बने आपका यूएस का कोई सिटीजन या फिर यूएस के सपोर्ट से। मींस अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति भी बना तो आप ये मत सब, वो दूसरे देश में पैदा जरूर हुआ होगा लेकिन वो नागरिक कहां का होगा, वो अमेरिका का नागरिक होगा, यूएसए का नागरिक होगा, तभी वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हेड बनेगा। यही नहीं, हमने वहां पर IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जब मैं वर्ल्ड बैंक यूज करता हूं तो वर्ल्ड बैंक का मतलब केवल एक ऐसा मत समझिएगा कि एक केवल बैंक है, नहीं, वर्ल्ड बैंक के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि IBRD, IFC, ICSID, मीगा, तो ये सब संस्थाएं हैं, राइट। ऐसी IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। तो जो पहली संस्था बनी थी वर्ल्ड बैंक की वो थी IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। याद करने का तरीका देखिए, क्योंकि अभी देखिए वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है और इसके बाद दुनिया को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है रिकंस्ट्रक्शन की। स्पेशली यूरोप में रिकंस्ट्रक्शन के लिए एफर्ट जाने थे। यहां पर षणमुखम चेट्टी जी ने और CD देशमुख जी ने एक बात को प्रबल रूप से वहां पर उठाया, कहा कि आप जो IBRD बना रहे हो ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसमें ग्लोबल पॉवर्टी के मुद्दे को लाओ, इसमें डेवलपिंग वर्ल्ड के सपोर्ट को स्पेशली आप मेंशन करो, क्योंकि अन्यथा ये कहने के लिए वर्ल्ड बैंक होगा लेकिन आप मेजर सपोर्ट किसको दे रहे होंगे, यूरोप की रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को दे रहे होंगे। तो इनकी इस पॉइंट को भी वहां पर ऐड किया गया। तो ये किसके लिए फायदेमंद हुआ, ये तो सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए फायदेमंद हुआ है कि नहीं। तो इससे आपको पता लगा कि हाँ, वी वर इन ऑन द पिच फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ, यू कैन से, जैसे हम आजाद हुए। नाउ फिर इंडिया को ऐसे क्यों प्रोजेक्ट किया जाता है कि इंडिया इज पीस म्यूचुअल कोऑपरेशन। देखिए जरूरी है, पीस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन सबके लिए जरूरी है, दैट इज इंडियाज कमिटमेंट। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 में भी ये बात स्पेसिफाई करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कि दुनिया का भला शांति से ही होगा, लेकिन शांति को स्थापित करने के लिए आपको ताकत जरूरी है, क्योंकि जैसी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से आपको तैयार तो होना होगा, आंखें थोड़ा ना बंद कर लेनी है। यह भी कहा जाता है कई बार वेस्टर्न स्कॉलर्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को मीक स्ट्रेटेजी को वीक शो करने की कोशिश करते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, दिस इज व्हाट इंडिया डू। इंडिया लैक pragmatism, इंडिया लैक इंटरेस्ट इन यूजिंग हार्ड पावर। अब हम उन कुछ मिथ को भी तोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि इंडिया की स्टोरी की बात करते हैं जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होगा आपका डोमेस्टिक और दूसरा होगा इंटरनेशनल। अब वो कह रहे हैं कि हार्ड पावर पर इंडिया इज नॉट दैट मच स्ट्रेटेजिक। तो जरा शुरुआत करते हैं, जब इंडिया आजाद हुआ तो उसके बाद वी हैड टू यूनिफाई दिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके लिए निजामाबाद, मतलब हम बात करें हैदराबाद के निजाम की, यानी कि ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो आपको क्या शो कर रहा है कि भाई हमें अगर जरूरत पड़ी हार्ड पावर की तो वी यूज्ड हार्ड पावर। एनेक्सेशन ऑफ गोवा, हमने पहले डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का इस्तेमाल किया गोवा के साथ कि शांति से बात हो जाए। गोवा का भाग पोर्चुगीज आए थे, इस इंडियन पेनिनसुला के इस भाग को अपने अंडर ले लिया था, वापस दे दीजिए, इंडिया का भाग बनने दीजिए। पोर्चुगीज ने कहा नहीं 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 नहीं, ठीक है, ऑपरेशन विजय। तो यानी कि यहां पर भी तो हमने हार्ड पावर का इस्तेमाल किया। तो यानी कि इंडिया जब शेप कर रहे थे हम एडमिनिस्ट्रेटिवली आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वहां पर हार्ड पावर का इस्तेमाल था। अब इंटरनेशनल लेवल पे देख लीजिए, मैं इसका तो उदाहरण दिया ही नहीं है आपको। आपका पाकिस्तान के साथ वॉर, चाइना के साथ वॉर, लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश, liberation of East Pakistan and turning to Bangladesh, don't you think it was showing strategic foresight कि भाई कितना जरूरी था बांग्लादेश का आजाद होना, बांग्लादेश के खुद के लोगों के लिए और इंडिया के लिए भी, राइट, रीजनल पीस के लिए भी जरूरी था। ऑपरेशन कैक्टस, जब मालदीव्स में वहां के प्रेसिडेंट गयूम जी की सरकार जाने वाली थी, मिलिट्री कू हो रहा था, तो भाई अनस्टेबिलिटी हो सकती थी, तो ऐसे में इंडिया ने अपनी तरफ से आर्मी का सपोर्ट दिया था। तो यानी कि आर्मी का सपोर्ट इंडिया दे रहा है। तो किस तरीके से वेस्ट कह सकता है कि हार्ड पावर और स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स नहीं है, इंडिया तो बस सॉफ्ट पावर के लिए जाना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना चाहिए? नहीं। जब मैं हार्ड पावर की बात करता हूं तो मैंने आपको दो कंपोनेंट बताए, एक तो बताया आपको मिलिट्री और दूसरा इकोनॉमिक। अब बात करते हैं इकोनॉमिक की। देखिए, बिना इकोनॉमिक पावर के आप मिलिट्री को भी एक्सपेंड नहीं कर सकते, मिलिट्री को मॉडर्नाइज नहीं कर सकते, डिफेंस को इंडिजनाइज नहीं कर सकते। अगर डिफेंस को इंडिजनाइज नहीं किया तो आपकी निर्भरता दूसरे पर रहेगी। अब दूसरा लास्ट मोमेंट पे कब धोखा दे दे, आपका युद्ध हुआ, आपने कहा कि वहां से बस आने वाले हैं वेपन, वो कह रहे डिले हो रहे हैं और एक्चुअली वो डिले कराए जा रहे हैं, तो इससे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो ऐसे में इकोनॉमिक पावर बनना जरूरी है और इकोनॉमिक पावर के लिए केवल पीस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन इज नॉट द वर्ड, प्रैग्मेटिज्म इज द वे।
हमारी जरूरत है इकोनॉमिक पावर बनना, जिससे कि हम कितने सारे लोगों को अपलिफ्ट कर सकें पॉवर्टी से, क्वालिटी हेल्थ केयर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें और अपने आप को एक ग्लोबल प्लेयर एस्टैब्लिश कर सकें। फॉर दैट वी नीड व्हाई पीस एंड लव इज नॉट एनफ। कारण दुनिया में हर कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहा है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, एडेप्टेशन हो रहा है ग्लोबल ट्रेंड्स का, तो हमें भी तो उस हिसाब से चलना होगा। आप कहेंगे सर क्या टेक्निकल वर्ड, अभी मैं एक एक बात का एग्जाम्पल भी आपको देने वाला हूं। एग्जाम्पल देते हैं जैसे कि इनोवेशन, तो आप कहेंगे हाँ हाँ सर इनोवेशन तो पता है ना, हाँ तो इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करना चाहिए और बस फिर हम इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे। अच्छा इतना आसान था क्या? ऐसा नहीं है। कारण कोई देश अपने अंदर कितना R&D कर ले इनोवेशन में, तब तक वो रियल राइज नहीं कर सकता, इस R&D का भी विशेष फायदा तब तक नहीं ले सकता जब तक इंटरनेशनल सिस्टम उसके अनुकूल नहीं है। आप कहेंगे सर कुछ ज्यादा गहरी बात होगी, समझ नहीं आई बात। एग्जाम्पल ले लीजिए चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, ठीक है, पहले तो मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया, राइट, R&D पर तो इतना कर नहीं रहे थे। कहा जाता था उस टाइम पर कि कोई प्रोडक्ट है, आप चाइना का बता रहे हो, चाइना का प्रोडक्ट है, तो एक सेइंग थी कि चले तो शाम तक, चाइना का प्रोडक्ट अगर चल गया तो चलेगा शाम तक, नहीं तो चांद तक। तो कहने का मतलब है उसके बाद से चाइना ने अपने आप को ट्रांजिशन किया। लेकिन उस समय भी अगर वो अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहा था, मॉडर्नाइज कर रहा था, तो केवल इसी से चाइना की ग्रोथ नहीं हुई। चाइना की ग्रोथ इस वजह से भी हुई क्योंकि वेस्ट से उसको लेवरेज मिला। यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन यहां पर आए, हेनरी किसिंगर ने यूएस और चाइना की जो इंटरेस्ट थे वो एक दूसरे के लिए कैसे काम आ सकते हैं उसका पूरा रोड मैप बना चुका था। तो चाइना के लिए फेवरेबल पार्टनर्स पहले से वेस्ट में खड़े थे, तो उन्होंने चाइना को एक तरीके से बिल्कुल रेड कारपेट दिया था कि आइए, और उनको ही फायदा था क्योंकि चाइना एक ऐसा देश था कि शॉर्ट टाइम में बड़े बड़े लैंड को एक्वायर करके वहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट खड़ा कर सकता था। अपने देश में तो ये वेस्टर्न पावर्स कहते थे हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं जी, हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन ये सब बातें इन्हें तब नहीं याद आ रही थी उस समय। कारण क्योंकि चाइना दे रहा था इनको चीप मैन्युफैक्चरिंग। भले ही वहां पर लोगों का शोषण हो रहा हो, भले ही वहां पर वो लेबर कैंप्स बना दिए गए हों, लेकिन वो लेबर कैंप से वेस्ट को पैसा मिल रहा था, तो इसका फायदा वेस्ट ने लिया। तो केवल इनोवेशन से नहीं होगा। अब इनोवेशन की टाइमिंग प्लस इनोवेशन का भी लेवरेज आपको क्या मिलने वाला है। अगर आप इनोवेशन पर फोकस कर रहे हैं लेकिन दूसरे नेशंस एकजुट हो गए और आपके खिलाफ उन्होंने कुछ काउंटर प्लानिंग कर ली, इकोनॉमिक प्लानिंग कर ली कि आपसे चीजें नहीं खरीदेंगे, आपको इसके लिए जो जरूरी सामान है वो आसान शर्तों पर नहीं देंगे, तो क्या कर लेंगे आप? नहीं ना। तो इस वजह से जरूरी है कि यहां पर हमें इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ होनी चाहिए। वी नीड टू बी श्रूड, वी नीड टू बी प्रैग्मेटिक, राइट। क्या इनोवेशन कब और बाहर से उसका एडवांटेज कैसे। तो इसमें यानी कि देश को मजबूत करने के लिए जहां हमें सफल साइंटिस्ट, इंजीनियर्स चाहिए, तो उसके साथ साथ हमें सफल डिप्लोमेट्स भी चाहिए, पॉलिटिकल विल भी चाहिए, तब वो कलेक्टिव वे में वो रिजल्ट निकल कर आएगा। आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, हर कोई टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी चाहता है। ये समझ लीजिए कि 50 साल बाद दुनिया जिन तकनीकों से चलेगी, अगर आज आप उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं खुलकर, आज आप उसके लिए कोलैबोरेशंस का प्लान पहले से नहीं कर रहे हैं, तो आप पीछे छूट जाएंगे। जैसे कि आपने सुना होगा कुछ कंपनीज, फॉर एग्जांपल कोडेक एक समय पर फेमस कैमरा आता था कोडेक का, राइट। कोडेक से कहा गया कि भाई डिजिटल कैमराज आने वाले हैं। कोडेक में अरे लेगेसी है अपनी, क्या डिजिटल कैमरा कुछ नहीं कर सकता। जो क्वालिटी वो रील में है ना, वो नेगेटिव में वो नहीं आने वाली। जो समय के हिसाब से नहीं बदलता, कौन कोडेक को यूज कर रहा है, राइट। तो इसी तरीके से देशों का भी है। एक समय पर पोर्चुगीज ताकतवर थे, कहते थे अरे सिक्का चलता है दुनिया में अपना, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, जगह जगह कॉलोनीज है अपनी। आज पोर्चुगल को कौन पूछ रहा है भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। यानी कि समय के बदलाव के हिसाब से आपको निवेश करना होता है, कंपीट करना होता है। जहां पर ये ग्रेट पावर्स ऑफ यूरोप हार गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, मैं वर्ल्ड वॉर 2 में जीते लेकिन इस ग्लोबल पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक एंगल में हार गए, मैं बोल रहा हूं। कारण यहां पर लेवरेज ले लिया यूएस ने। यूएस के एक फॉरेन पॉलिसी मेकर थे मिस्टर मॉर्गेंथ्यू। फॉरेन पॉलिसी मेकर नहीं कहूंगा, स्कॉलर कहूंगा, जिनका इन्फ्लुएंस था फॉरेन पॉलिसी मेकर्स पर। मॉर्गेंथ्यू ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा डर पता है क्या है, कि कहीं यूएस के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स आदर्शवादी ना बन जाएं, गर्क हो जाएगा बेड़ा। आप कहेंगे मतलब क्या है? मतलब यह है, मॉर्गेंथ्यू का कहना था कि जब आप जीत जाते हो ना, तो आप आगे की हार का भी कारण बनने लगते हो, क्योंकि जीतने के बाद आप रिलैक्स हो जाते हो, जीतने के बाद आप कल्याणकारी हो जाते हो, क्योंकि अब आप जीतने वाली पावर है, वाहवाही चल रही है, आपको लीडर बताया जा रहा है। तो आप सोचोगे अच्छा चलो इसके लिए ये कर देता हूं, इसके लिए वो कर देता हूं, मेरे पास तो कमी है ही नहीं। लेकिन मॉर्गेंथ्यू ने कहा कि अगर आप
लेवरेज लेना चाहते हो फ्यूचर में, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहते हो, यू हैव टू सेट द टेबल ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यू। कौन कहां बैठेगा टेबल पे आप तय करोगे, लेकिन उसके लिए टेबल के लिए खर्च करो, टेबल को सेट करो, सीट लगाओ और सबको बताओ ये टेबल है ना, ये दुनिया चलाने वाली है, सब आएंगे बैठने, पोजीशन बताओ बैठने की, सब बैठेंगे आपके हिसाब से, लेकिन पहले टेबल लगाओ तो सही। टेबल का यहां पर मतलब है स्ट्रेटेजिक फोरसाइट कि कैसे दुनिया चलने वाली थी। तो यूएस ने वही करा। जो ब्रेटन वुड सिस्टम आया, डॉलर का डोमिनेंस आया, दैट वाज यूएस प्लान, दैट वाज यूएस टेबल, राइट। तो ग्लोबल ट्रेड एंड अलायंसेस जो यूएस ने बनाई वो प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी से यूएस को फायदा हुआ। अब इंडिया भी उसी तर्ज पर चल रहा है, सो हमें शार्प नेगोशिएशन स्किल्स रखनी होंगी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ट्रेड एग्रीमेंट्स, इस पर जोर रखना ही होगा। हॉस्टिलिटीज टुवर्ड्स इंडिया, अब जैसे तीन नेशंस यूएसए, चाइना और इंडिया, इसको कहा भी जा रहा था G3। क्यों? यूएस और चाइना का तो कंपटीशन चल रहा है, कहा जा रहा है कि नियर फ्यूचर में इंडिया अब यूएस को पीछे छोड़ेगा। मैं बात करूं 2050 की। अब अगर यूएस भी मानेगा कि इंडिया पीछे छोड़ सकता है, तो यूएस को एक बात लगेगा कि 2001 में एक स्कॉलर थे मर्शाइमर, उन्होंने कहा था कि तुम्हें रियल थ्रेट यूएस रशिया से नहीं है, तुम रशिया 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 करते रहते हो, रशिया से नहीं है, इस कोल्ड वॉर मेंटेलिटी से बाहर निकलो, तुम्हें रियल थ्रेट चाइना से होगा, चाइना तुम्हें हटाएगा हेजेमनी को। तो उस टाइम यूएस फॉरेन पॉलिसी मेकर्स वर लाइक अरे ठीक है, पीसफुल राइज करता है चाइना। उधर जो डेन जियाओपिंग, उससे पहले जो मॉडर्न चाइना के आर्किटेक्ट थे, वो कह कर ही गए थे हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम, ताकत का दिखावा मत करो, बढ़ते रहो, सही समय का इंतजार करो। अब शी जिनपिंग के बारे में उनके व्यू है मर्शाइमर के कि वो इतने एस्पिरेशनल, मतलब इतने एम्बिशियस हैं जितने खुद माओ जेडोंग नहीं थे, इतने एम्बिशियस। तो आपको भी एम्बिशियस होना पड़ेगा, इंडिया को भी एम्बिशियस होना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि अगर पता हो कि हार होनी नहीं है, तो क्या क्या चाहिए भारत को, क्या क्या चाहिए आपको। आप कहेंगे यार ये तो ज्यादा हो गया सर। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब सिक्योरिटी की बात आती है तो अच्छी सिक्योरिटी की पॉलिसी तभी बनती है जब आप वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियोस को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाते हो, और बेस्ट पॉसिबल आप तभी जा सकते हो जब आप एक्सपोनेंशियल सोच रखते हो। यह भी कहा जाता है इंडिया लैक एक्सपोनेंशियल थॉट प्रोसेस। इंडिया के यूथ को एक्सपोनेंशियल सोचना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल प्लान, एक्सपोनेंशियल एग्जीक्यूशन। वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा जिससे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके व्हाट इज बेस्ट इन यू, व्हाट इज बेस्ट इन मी, कोलैबोरेटिंग एंड क्रिएटिंग समथिंग एक्सपोनेंशियल। जरा कमेंट में बताइएगा क्या एक्सपोनेंशियल सोच रहे हैं आप या सोच सकते हैं। अगर मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको क्लियर हो, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि पता है कि फेलियर होना नहीं है, तो किस लिमिट तक सोच सकते हो आप, क्या चाहिए, क्या बनना चाहिए भारत को, या आपको पर्सनल लाइफ पे क्या चाहिए। क्योंकि जब पर्सनल एक्सेलेंस रहेगी तभी तो देश एक्सेल करेगा। हॉस्टिलिटीज टुवर्ड्स इंडिया, अब इसी वजह से क्या हुआ, हमने देखा कि चाइना और यूएस दोनों हॉस्टाइल रिलेशंस रख रहे थे इंडिया के खिलाफ। जैसे कि ट्रंप ने, अभी भी आपने देखा होगा, वो रेसिप्रोकल टैक्स की बात कर रहे थे, चुनाव से पहले माहौल बनाने लग गए, अमेरिका फर्स्ट का, है ना। इंडिया की तरफ से जो स्टील जा रहा था, एल्यूमिनियम जा रहा था, उस पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिए। जो जीएसपी का फायदा भारत को मिलता था, भारत की गुड्स वहां पर ज्यादा बिक पाते थे, उस पर उन्होंने एक तरीके से स्लैशिंग कर दी। तो ये एक तरीके से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को डेंट करने की कोशिश है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तो जाहिर सी बात है हमें भी अपने लिए सोचना पड़ेगा। H1B वीजा, इंडिया ने सर्विस सेक्टर की तरफ ट्रांजिशन किया और सर्विस सेक्टर में हमें बंपर सक्सेस मिला। हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद मैनी दीज डेवलप्ड नेशंस। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि स्विट्जरलैंड का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पीछे हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी जैसे HCL इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द यू कैन से पाइवेटल टेक्नोलॉजी। तो यानी कि अगर हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी बैकएंड पर है, अभी जो ग्लोबल ब्रांड्स की बात करें तो उसमें तो आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इनको सुनते हैं, लेकिन इनके पीछे की जो टेक्नोलॉजीज है कितनी सारे देशों की, उनमें हमारी कंपनीज आ रही हैं। लेकिन जब हमारी कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर को वहां पर सेल करती हैं तो उसके साथ साथ वो इंजीनियर्स को भी भेजती हैं ऑन साइट। काफी सारे लोगों को पता भी होगा, आप में से काफी सारे लोग हैं, उनके परिवार के लोग सॉफ्टवेयर सेक्टर से होंगे। लेकिन H1B वीजा कंडीशन ये शो कर रही है कि हमने टफ कर दी कंडीशन, अब आइए आप, अगर आएंगे आपके इंजीनियर तो अब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कंडीशन टफ हो गई। तो ऐसे में भारत की सॉफ्टवेयर कंपनीज आर बाउंड टू एक्चुअली हायर फ्रॉम देयर, यानी कि उन्हीं के देश से हायरिंग बढ़ानी पड़ेगी और उससे खर्चा हमारी कंपनीज पर बढ़ेगा, तो जिससे प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। प्रॉफिटेबिलिटी कम तो फर्दर इन्वेस्टमेंट का स्कोप कम। तो ये भी एक हिकअप है यहां पर, राइट। और ऐसे ही आपका इन्वेस्टमेंट स्क्रूटनी, जैसे कि यूएस ट्राइंग टू डू कि भाई इन्वेस्टमेंट में हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि ऐसे अमेरिका के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो।
अब यहां पर वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ही नहीं है। कई लोग कहते हैं अरे ये तो डोनाल्ड ट्रंप की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की कारण है कि वो अपने आप को राइज करना चाहते हैं। नहीं, ये अमेरिका की लार्जर फॉरेन पॉलिसी है। चाइना की बात करें, ट्रेड इंबैलेंस, हम सबको पता है कि इंडिया और चाइना में चाइना इज टेकिंग मोर बेनिफिट आउट ऑफ इंडिया देन इंडिया इज टेकिंग। तो ऐसे में चाइना के इस ट्रेड इंबैलेंस को किसी भी समय पर इंडिया के फेवर में शिफ्ट करने की कोशिश करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आप पीस लविंग की बात करते हो, नहीं करेगा भाई, कारण उसको तो जितना एडवांटेज हो सकता है लेगा। जैसे यहां पर मैं थुसाइडिस को कोट करूंगा, थुसाइडिस ने एक बात कही थी कि स्ट्रांग विल डू व्हाट दे कैन। जिसके पास शक्ति है ना, उसका दिमाग ऐसे चलता है कि मैं अपने भले के लिए ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, कर देता हूं, कर देते हैं। और वीक मस्ट सफर व्हाट दे मस्ट, और जो कमजोर है उसको वो सहना पड़ता है जो उसे सहना चाहिए। कई लोग इस बात पर कटाक्ष करते हैं थुसाइडिस का, क्या गलत बात कह रहे हो कि वीक मस्ट सफर व्हाट दे मस्ट। एक्चुअली थुसाइडिस जगाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि भाई अगर कमजोर रहोगे तो शोषण होगा, मजबूती ही रास्ता है। चाइना जितना उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे सस्ते में इंडिया में डंप कर रहा था चीजों को, कारण जिससे कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हटा सके अपने कंपटीशन से, और उसके बाद प्राइस बढ़ाकर बेचता रहेगा। हालांकि इंडिया फिर क्या करता है, सेफगार्ड ड्यूटीज लगाता है, उस पर इंपोर्ट टैक्स को बढ़ा देता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न चाइना में रहते हैं, तो चाइना क्या उस समय सोचता है कि यार इनकी कंपनी ने इतनी R&D करी है, चलो नहीं मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को टफ करता हूं? नहीं करता। कारण आप में से कई लोग कहेंगे चाइना गलत है, चाइना बुरा है। देखिए, लीडर बनने के लिए कई बार आपको बुरा होना पड़ता है। वो एक समय होता है जब आपको बुरा होना पड़ता है, जब आपकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि अब आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, तो फिर आप उनकी कहानी बदल जाती है आपके बारे में। तो कुछ ऐसा ही यूएसए ने किया, चाइना ने किया, ब्रिटेन ने किया। जो भी वर्ल्ड में हेजेमॉन बना है वो कभी सबकी कहानी में अच्छा रहकर नहीं बना है। इंटरवेंशनिस्ट बनना पड़ता है, बुरा कहानी में बनना पड़ता है। अब इंडिया कैसे रिटेलिएट कर रहा है, जैसे कि WTO में हमने स्टील वाले मुद्दे को लेकर गए, चाइना के खिलाफ हमने फिर सेफगार्ड ड्यूटीज लगाई, FDI रेस्ट्रिक्शंस अगर कोई भी हमारा पड़ोसी दे, जैसे नेपाल, भूटान या श्रीलंका एटसेट्रा, वहां से कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो हमने कह दिया है कि भाई ऐसा हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट चाइना वहां के रूट से इंडिया में करना चाह रहा हो और इंडिया के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहा हो, तो हमने ऑटोमेटिक रूट वहां पर अलाउ नहीं किया। ऑटोमेटिक रूट का मतलब था आप आसानी से पैसा ला सकते थे, लेकिन अब उसमें अप्रूवल की जरूरत है। ब्लॉकिंग गुड्स बाय कस्टम्स, जैसे कि हमारे जो पोर्ट्स हैं उस पर कुछ हमें अगर शंका लग रही है तो हम चाइना की गुड्स को स्लो डाउन कर रहे हैं, जिससे कि हमारे यहां पर जो अपने मार्केट प्लेयर्स हैं जो चाइना से गुड्स खरीद रहे हैं तो वो अल्टरनेटिव खोजना शुरू कर दें, क्योंकि आज अल्टरनेटिव खोजना शुरू करेंगे, फिर सरकार उस पर सपोर्ट करेगी, तब जाकर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस रिप्लेस करेगा चाइना के प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे। GEM जैसे कि गवर्नमेंट का मार्केट प्लेस है, तो अब यहां पर मैंडेटरी कर दिया गया है कि भाई देखो, अगर आप यहां पर अपना कुछ बेचना चाह रहे हैं तो बताओ कि इस प्रोडक्ट का ओरिजिन क्या है। अगर इसका ओरिजिन चाइना है तो ऐसे में उसको लेस प्रेफरेंस दे रहा है भारत के सरकारी विभाग जब कोई भी खरीद करते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफिस है, मुझे ये बोर्ड चाहिए और मुझे चेयर चाहिए, तो ऐसे में अगर उसमें लिखा होगा कि बोर्ड चाइना से है, तो देखिए यहां तो आ गया है, खैर चाइना से ही है, लेकिन वहां पर सरकार प्रेफरेंस देगी इंडियन प्रोडक्ट को अगर इंडियन प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है, बेटर टेक्नोलॉजी पर है। तो एक्चुअली इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को मौका तो मिल रहा है बेटर कंपीट करने का, कम से कम। सो दिस इज व्हाट इंडिया इज डूइंग। स्पेसिफिक एक्शंस हमने लिए हैं, जैसे महाराष्ट्र की सरकार ने चाइना के प्रोजेक्ट को पोज कर दिया था, हरियाणा में थर्मल पावर स्टेशन बनना था, उसमें चाइनीज कंपनी को लेवरेज मिल रहा था, वो कैंसिल हुआ। यूपी ने इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स बैन किए, ऐसे ही बिहार ने एक मेगा ब्रिज बन रहा था, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि इंडिया इज डूइंग चार्म ऑफेंसिव। आप कहेंगे चार्म ऑफेंसिव क्या है, क्योंकि जब मैं ऑफेंसिव कहता हूं तो आपके दिमाग में आता है हथियार लेकर लग गए हैं वहां पर। नहीं, ऑफेंसिव कई तरीकों से हो सकता है, मिलिट्री से भी हो सकता है, इकोनॉमी से भी हो सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, रेजोल्यूशंस में इंडिया के खिलाफ, चाइना के खिलाफ स्टैंड लेकर या इंडिया के खिलाफ जो स्टैंड ले रहे हैं उनके साथ उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए अपनी ग्रुपिंग का पावर दिखाकर, तो दीज आर द वेज, राइट। तो ऐसे में हमें भी जो यूरोप के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के ऐसे देश हैं जो हमारे साथ ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस रख सकते हैं, तो उनको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, वहां पर हमें फर्दर इन्वेस्ट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी इज द वे, हम सब जानते हैं डिजिटल इंडिया में भारत ने बहुत कुछ किया है। तो ऐसे में अभी आपने देखा होगा, देयर वाज अ वन रिपोर्ट कि एक जर्मन मिनिस्टर केम टू इंडिया और वो एक रोड के किनारे एक वेजिटेबल शॉप पे यूपीआई से ट्रांजैक्शन करके ऐसे खुश हो रहे थे कि यार यूपीआई ये कैसे काम कर जाता है कि क्यूआर से ऐसा हो गया। देखिए, आप भारत में रह रहे हैं, आपके लिए कई डिजिटल इंडिया के ऐसे प्रयास हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, तो आपको लगता है ये क्या, ये तो मैं रोज करता हूं यूपीआई। लेकिन अगर आप दुनिया के किसी कोने में जाएंगे तो दे विल बी सरप्राइज्ड
कि इतने बड़े स्तर पर इतनी सारी ट्रांजैक्शन इतने सिंपल वे में कैसे हो सकती है। इसी मुद्दे पर अभी मैं 2 महीने पहले आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल बाय मिस्टर फरीद जकारिया, जो CNN के टॉप जर्नलिस्ट हैं यूएस में। तो उन्होंने कहा था कि दिस इज अ रिवोल्यूशन, मतलब दिस इज अ रिवोल्यूशन। अब इसका जो नेक्स्ट लेवल इंपैक्ट ये आ रहा है कि ट्रांजैक्शंस आसान होने का मतलब है बिजनेस आसान होना, बिजनेस आसान होने का मतलब है लोगों का एम्पावर होना, लोगों का एम्पावर होने का मतलब है नाउ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट much more in their education, in their health. It means human resource capability स्केल पर सोचिए वो इंप्रूव हो रही है, राइट। तो साथ में फार्मास्यूटिकल सेक्टर हुआ, इनमें इंडिया फोकस कर ही रहा है। अब इंटरनेशनल फोरम्स जैसे G20 को हम हेड कर रहे हैं, तो ये गर्व की बात है हम सबके लिए। आप कहेंगे फर्क क्या पड़ता है सर? अरे फर्क पड़ता है, कारण G20 का मतलब है ये वो 20 देश हैं जो इंटरनेशनल ऑर्डर किस तरीके से चलेगा, उसके मेजर रूल्स क्या होंगे, स्टैंड्स क्या होंगे, उन सबको शेप करने का मौका होता है। ये ब्रिक्स अभी चल रहा है, WTO में हमारे स्टैंड्स ग्लोबल साउथ के लिए खड़े हैं, तो वहां पर भी तो हम ऑफेंसिव हो रहे हैं ना। अगर वेस्ट ने कहा कि नहीं ये जो एग्रीकल्चर पर सब्सिडी हटाओ, तो हमने कहा कैसे हटा दें भाई, हमारे किसान गरीब किसान हैं, आपके किसान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आप हमसे ऐसे नहीं कर सकते कि हम भी आपके हिसाब से चलेंगे। तो उस पर कितने सारे जो ग्लोबल साउथ के देश उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। आई एम टॉकिंग अबाउट दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, आई एम टॉकिंग अबाउट बाली कॉन्फ्रेंस, ये सब बातें मैं PSR ऑप्शन में भी पढ़ाता हूं इंटरनेशनल रिलेशंस में। नाउ द कंक्लूजन इज कि देखो पीस एंड लव ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं भारत के, क्योंकि दुनिया इसी से आगे बढ़ती है, इसी से मानवता का भला होता है। लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमें जैसे दुनिया चलती है उस हिसाब से स्ट्रांग भी होना होगा, राइट। तभी ये पीस, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इन सब का हम फायदा उठा पाएंगे।